दिल्ली ब्लास्ट केस इस वक्त हर किसी की जबान पर इसी के चर्चे हैं और इसी की बातें हैं। हर कोई अपने हिसाब से अपनी अपनी कहानी अपने अपने किस्से परोस रहा है। मगर जो भी एनआईए की रिपोर्ट आई है और कुछ मीडिया सोर्सेज की रिपोर्ट आई है, उसके बेसिस पे जो भी सच है, जो भी लिंक अभी समझ आ रहा है जैसे मोहम्मद से, और क्या क्या कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। एनआईए ने इसको नाम भी दिया है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। तो पूरा ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है क्या, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, हम थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे अपनी रिसर्च के बेसिस पर। तो सबसे पहले तो इस केस में 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 56 डॉक्टर से पूछताछ करी गई, क्योंकि डॉक्टर्स का ही पूरा जत्था इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि कश्मीर से जितने भी डॉक्टर्स थे वो कश्मीर से बिलोंग करते थे, और वो फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में मौजूद थे। तो फरीदाबाद को सेंटर बनाया गया। वो उसको लेकर के भी एक खबर सामने आती है कि धीरेन्द्र शास्त्री की एक रैली होने वाली है बहुत बड़े लेवल पर, जिसमें लाखों लाख लोग होंगे। और वो रैली फरीदाबाद से होकर के गुजरनी थी 8 से 10 नवंबर के बीच। तो उसको सेंटर बनाया गया। तो कहा यह भी जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की रैली को निशाने पे रखा गया था, जिसकी तैयारी चल रही थी। तो उसके बाद जो ये 15 गिरफ्तारियां हुई, उसमें सबसे पहले कश्मीर में एक मस्जिद का इमाम पकड़ा गया, इरफान मौलवी। इरफान से पूछताछ के बाद सहारनपुर से 5 नवंबर को अनंतनाग अस्पताल में एक AK-47 मिली और कुछ गोला बारूद भी बरामद किया गया। फिर 8 को अल-फलाह विश्वविद्यालय से कुछ राइफल्स मिली। उसके बाद एक गिरफ्तारी हुई और 9 नवंबर को फरीदाबाद के धोज निवासी मद्रासी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मॉड्यूल के और भी जो मेंबर्स थे उनका खुलासा सामने आया। उसके बाद जो अल-फलाह मस्जिद है वहां पर, उसके इमाम हाफिज मोहम्मद इस्तीफी के आवास पर 10 नवंबर को 2563 केजी विस्फोटक मिला। और उसके बाद जो बाकी छापे पड़े उसमें भी करीब 358 किलोग्राम विस्फोटक पाया गया। तो जो टोटल विस्फोटक था वो 3000 किलोग्राम था। यानी एक बड़ी प्लानिंग थी, एक बड़ा धमाका करने वाले थे ये लोग रैली के ऊपर और आसपास के कुछ इलाकों में, जिसका हिस्सा ये बना। उमर मोहम्मद, जो कि जैश ए मोहम्मद से जिसका डायरेक्ट कनेक्शन था, वो भी इसमें शामिल था, जो कि उस समय कार में मौजूद था जब कार में ब्लास्ट हुआ। और एक जो खबर सामने आई, जो कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बोला और एनआईए ने भी बोला, ये काफ़ी पुरानी चीज़ थी। ये काफ़ी समय से इसकी प्लानिंग कर रहे थे और एक पिछले 2 महीने से एक पैटर्न देखने को मिलता है। 9 अक्टूबर को आर्म सप्लाई करने की कोशिश की गई पंजाब बॉर्डर पर। उसके बाद 17 अक्टूबर को 2 लोग महाराष्ट्र में पकड़े गए। उसके बाद 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने ISIS मॉड्यूल के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पुणे में एक टेक्नीशियन पकड़ा गया जो बम बना रहा था। उसके बाद 9 नवंबर को ISIS मॉड्यूल के 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 10 नवंबर को जो हुआ वो तो हम सबने देखा ही। एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें करीब 15 लोगों की मौत हुई और करीब 20 लोग अभी भी घायल हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये एक पूरी बड़ी प्लानिंग थी। उसके बाद आपको बता दें कि एक और नाम सामने आया, जिस नाम की वजह से जो जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन है वो पूरी तरह से सही हो जाता है। जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन था शाहीन शाहिदी का, जिसको अभी हाल में पकड़ा गया। तो शाहीन शाहिदी का कनेक्शन बताया जाता है कि अजहर मसूद जो था, अजहर मसूद की बहन साजिया मसूद से उसका डायरेक्ट कनेक्शन था। वो डायरेक्ट उससे ऑर्डर्स ले रही थी और उसके कहने पर ही यहाँ पे पूरी प्लानिंग को वो अंजाम दे रहे थे। तो साजिया मसूद के बारे में बताया जाता है कि उसका हस्बैंड जो था वो कांधार हाईजैक का जो मास्टरमाइंड था यूसुफ, वो उसका हस्बैंड था। तो बताया जाता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें वो यूसुफ को मार गिराया गया। तो उसके बाद बौखलाहट में अजहर मसूद ने इन सारे प्लान्स को दोबारा से एक्टिव किया, जो पिछले 2 साल से जिनकी प्लानिंग चल रही थी। तो एक पूरी एक कहानी बनाई गई जिसमें डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि डॉक्टर्स पे शक जाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि एक पढ़ी लिखी जमात थी। और कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई से इसका पूरा ताल्लुक होता है, लेकिन जहालत का ताल्लुक किसी भी पढ़ाई लिखाई से नहीं होता। तो ये पूरी कहानी अभी सामने आई है, ये पूरी रिसर्च अभी सामने आई है। बाकी एनआईए की रिपोर्ट आना बाकी है, सरकार की तरफ से अभी पुष्टि होना बाकी है कि किन चीज़ों से धमाका हुआ था और क्या प्लानिंग थी। मगर शाहीन शहीदी के बयान और जो पूरा बाकी कनेक्शन है, उमर मोहम्मद का भी जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन था। एक फिदाइन अटैक के लिए भी जो 9 अक्टूबर के आसपास जो गिरफ्तारी हुई, उसके अंदर जो लोग पकड़े गए वो फिदाइन अटैक के लिए तैयार किए जा रहे थे। यानी ये जो हुआ इसके पीछे भी बड़ी एक प्लानिंग थी।
मगर एक रिपोर्ट एनआईए की ये भी कहती है कि ये धमाका इंटेंशनली नहीं हुआ। ये क्योंकि उनके कई सारे लोग गिरफ्तार हो चुके थे, ये जो पूरा मॉड्यूल था ये बस्ट हो चुका था, तो इस वजह से वो लोग विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे थे, यानी उसको कहीं और लेके जा रहे थे, जिसके दौरान वो वहां पर ब्लास्ट हो गया। वो उस समय उसको ब्लास्ट नहीं करना चाहते थे। दूसरी कहानी ये है कि उमर मोहम्मद पैनिक कर गया कि अब बाकी साथी पकड़े गए, तो उसको ये लगा कि अब वो भी पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने फिदाइन अटैक कर दिया और एक बीच ट्रैफिक में जाकर के गाड़ी ब्लास्ट कर ली। मगर कहा यह जा रहा है कि जितना आईईडी मिला है, जितना आरडीएक्स मिला है, अगर सच में इतना विस्फोटक था तो इसका मतलब उस समय कार में भी काफी ज्यादा विस्फोटक मौजूद था। तो उस विस्फोटक को अगर ठीक से ब्लास्ट किया जाता तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास कुछ भी नहीं बचता। मगर धमाका उतना बड़ा नहीं हुआ, कम लोगों की मौत हुई। तो यानी इंटेल जो मिला, जो इंटेलिजेंस ने काम किया, उससे काफ़ी कुछ ठीक हुआ और ये थोड़ा छोटे स्तर पे आकर के चीज़ें रुक गई। तो ये कई सारी कहानियाँ और भी सामने आ रही हैं, मगर जो हुआ वो भी बहुत दुखद है। और जितने लोग मरे उससे उनके लिए भी सरकार भी दुख जता रही है, मगर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। दुख से खासा कुछ नहीं होगा। मसलन हर बार की तरह यही होगा कि आम लोगों की मौत होगी और उन्हीं लाशों पर राजनीति भी खेली जाएगी और आने वाले भविष्य में बयानबाजी होगी और कुछ नहीं होगा। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कार्रवाई हो, लोग पकड़े जाएं। और कहा भी गया था कि पिछली बार जो पहलगाम हुआ तो उसके बाद कहा गया कि अगर इस बार कुछ होता है और पाकिस्तान से कनेक्शन होता है तो फिर कड़ा काउंटर किया जाएगा। तो इस बार वो काउंटर की उम्मीद करते हैं हम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, ये रिसर्च अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आगे की कोई अगर अपडेट आती है और कई नाम सामने आते हैं तो वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो हमसे तब तक के लिए जुड़े रहें और देखते रहें दी नमस्ते नेशन।